हाय, दिस इज़ रीशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज़ सीटेट के लिए। ठीक है। और आज है हमारा डे 26। यहाँ 25 लिखा है बट आज हमारा 26 डे है, मैंने चेंज नहीं किया है। एंड कंबस्शन एंड फ्लेम का पार्ट 2 है आज। ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रीवियस वीडियो में हो गया था डे 25 में, आज है डे 26 एंड पार्ट है हमारा सेकंड। ठीक है, कुछ टॉपिक इसमें रह गए थे वो कंप्लीट करेंगे अलोंग विद PYQs। इसके PYQs भी आज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल अकेडमी पे, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सीटेट के सारे नोट्स, जितना भी आपका सीटेट का साइंस का सिलेबस है, वो सारे नोट्स आपको इसी प्लेटफॉर्म पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, जितना भी सिलेबस आपका मैं अभी तक करवा चुकी हूँ या आगे करवाने वाली हूँ, वो सारा आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। कंबशन हमारा हो चुका था। ठीक है, कंबशन क्या होता है? बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन। एंड कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल दो टाइप के सब्सटेंसेस किए थे। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस विच कैन फायर एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस विच कैन नॉट फायर। ठीक है, तो दैट इज़ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ये कर लिया था। टाइप ऑफ कंबशन हमने कर लिया था, 3 टाइप की कंबशन की थी। रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, एक्सप्लोजन। रैपिड कंबशन में हमने एग्जांपल देखा था कंबशन ऑफ LPG। स्पॉन्टेनियस में कंबशन में हमने किया था फॉरेस्ट फायर्स, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है फॉरेस्ट का ड्यूरिंग समर डेज, तो क्या होता है, जो वहाँ की चीज़ें हैं जैसे सूखे लीव्स हैं, कोई भी ड्राई चीज़ें हैं, ड्राई लीव्स हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने एक इग्निशन टेम्परेचर पर पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से जो फायर है अपने आप स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो आग जो है बढ़ती जाती है गर्मी की वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने किया था एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में हमने एग्जाम्पल देखा था फायर क्रैकर्स का, तो दैट इज़ एक्सप्लोजन। चलिए, वर्किंग ऑफ मैच स्टिक हमने देख लिया था। मैच स्टिक कैसे काम करती है। मैच स्टिक्स का जो ये रफ सरफेस होता है रब करने वाला, इसमें कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं? रेड फॉस्फोरस एंड पाउडर्ड ग्लास, जिसे सिलिका भी कहते हैं। रेड फॉस्फोरस जब फ्रिक्शन होता है इस सरफेस पे, तो जो रेड फॉस्फोरस है ना, वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड उसके बाद जो माचिस की तीली होती है, इस तरह से इसके स्टिक पे इसका जो हेड है, इस पे भी कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं? सल्फर एंड पोटाशियम क्लोरेट। ठीक है, ये इसके हेड पे प्रेजेंट होता है। जब हम इसको इस पे रब करते हैं, फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है एंड हीट प्रोड्यूस होती है और इग्निशन स्टार्ट हो जाता है, कंबशन स्टार्ट हो जाती है और इस तरह से आग जलती हुई माचिस की तीली तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये हमने सब कर लिया है डिटेल में। हाँ, ये मत सोचना कि मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ, ये सारा टॉपिक हम कर चुके हैं। फायर एक्सटिंग्विशर तक हमने कर लिया था। आज हम फ्लेम करेंगे, बट ये मैं ऐसी क्विक रिवीजन दे रही हूँ आपको, क्योंकि अभी हम आगे क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं इसके। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर क्या था? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर, दिस इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो और उसके अलावा इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेज जो एकदम से आग पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कैरोसिन है, ये वुड है, तो इन दोनों में से कौन सा इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है? दिस कैरोसिन इज इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस, क्योंकि एकदम से आग पकड़ लेगा एज कम्पेयर टू लॉग ऑफ वुड। ओके, नेक्स्ट हमने किया था क्या क्या कंडीशंस हैं जो नेसेसरी है कंबशन के लिए। तो कंबशन के लिए फ्यूल का होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है एंड इग्निशन टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं फॉर कंबशन। नेक्स्ट, फायर कंट्रोल कैसे करेंगे? तीनों में से अगर एक चीज़ को आप हटा दोगे तो फायर अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर हमने किया था। फायर एक्सटिंग्विशर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, कहीं पर आग लग जाए, कहीं पर भी किसी भी जगह पे, तो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं जो क्या करते हैं, आग को बुझाते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ना, वो 4 टाइप्स के हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, ये फायर एक्सटिंग्विशर के कुछ टाइप्स हैं। फोम वाला जो होता है उस पर वाइट लेबल होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड एक्सटिंग्विशर है उसका ब्लैक लेबल होता है। वेट केमिकल वाले का येलो, ये जो लेबल है ये होता है। ड्राई पाउडर वाले का ब्लू लेबल होता है। बट ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि कौन सा किस लेवल का होगा, बस आपको पता होना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप्स के होते हैं। क्योंकि हर एक्सटिंग्विशर, फॉर एग्जांपल अगर वाटर एक्सटिंग्विशर की अगर मैं बात करूं, तो वाटर एक्सटिंग्विशर आप हर जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जहाँ पे ज़्यादा
किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाली जगह पे अगर आग लगती है, ठीक है, तो उसको आप पानी से थोड़ी ना बुझाओगे, वो तो और ज़्यादा करंट पकड़ेगा। तो उसके लिए आप डिफरेंट टाइप्स के, उसके लिए आप वेट केमिकल या फिर आप ड्राई पाउडर जो बेस्ड एक्सटिंग्विशर है वो यूज़ करोगे। उसके लिए आप वाटर वाला एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। उसके अलावा ये फोम एक्सटिंग्विशर हमने किया था, जो कि अगर कोई गैसोलीन और ऑयल वाली जगहों पे आग लगती है तो उसके लिए हम फोम एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। और ये एक्सटिंग्विशर सबका एक ही काम है, तीनों में से एक चीज़ को कट ऑफ करेंगे ताकि जो आग है शांत हो जाए। तीनों में से एक भी चीज़ अगर आप गायब करते हो ना उस जगह से, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन हो गया, फ्यूल हो गई, या फिर इग्निशन टेम्परेचर हो गया, तीनों में से एक भी चीज़ को अगर आप हटा देते हो, तीनों में से एक भी चीज़ हटती है वहाँ से, तो आग जो है अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, कंबशन के लिए तीनों चीज़ें होना ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन आता भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कंबशन के लिए क्या क्या 3 चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके अलावा ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर है थर्ड टाइप का, जो कि इट कैन बी यूज्ड ऑन फ्लेमेबल गैसेस। द ड्राई केमिकल पाउडर स्मोदर्स द फायर एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, अच्छा, जो अभी मैंने पीछे बताया कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, ना कि वेट केमिकल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं कहाँ पे, अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे वाली जगहों पे अगर आग लगती है तो हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे, जो क्या करेगा, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देगा एंड ऑल्सो कूल द फायर, ठीक है। आई होप ये चारों एक्सटिंग्विशर आपको समझ आ गए होंगे। वाटर एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर, ड्राई केमिकल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाली जगहों पे अगर आग लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड एक्सटिंग्विशर हम यूज़ करेंगे। वाटर एक्सटिंग्विशर कहाँ यूज़ करेंगे, अगर पेपर, वाटर, क्लॉथ ऐसी जगहों पे, नॉर्मल जगहों पे आग लगती है जहाँ पे ये सब चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो हम वाटर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के एक्सटिंग्विशर हैं। उसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक है, अब टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हुआ है आज का। ये जो पीछे मैंने जितनी भी चीज़ें बताई वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्रीवियस वीडियो डे 25 वाली आप ज़रूर देखना। और आज हम करेंगे फ्लेम, ठीक है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम से पूछे जाते हैं। फ्यूल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइडियल फ्यूल से, कैलोरीफिक वैल्यू से। तो आज के सारे इंपॉर्टेंट सारे जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये चार्ट आपको पता होना चाहिए, कौन से फ्यूल की कितनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है। हार्मफुल प्रोडक्ट्स क्या क्या रिलीज होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, उसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब आज डिस्कस करेंगे, एसिड रेन। एंड उसके अलावा ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फ्लेम से, ठीक है। चलो देखिए, यहाँ पे आपको गैस का बर्नर दिख रहा होगा, ठीक है। गैस का बर्नर दिख रहा है आपको जलता हुआ। यहाँ पे आपको कैंडल दिख रही है जलती हुई। तो ये जो कैंडल के ऊपर आग है, ये है, इसी को हम कहते हैं फ्लेम। ये जो गैस के ऊपर इस तरह से आग जल रही है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, फ्लेम। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। गैस की जो फ्लेम होती है आप देखते हो बिल्कुल ब्लू कलर की होती है, ठीक है। गैस की फ्लेम बिल्कुल ब्लू कलर की होती है। इट मीन्स वो ब्लू क्यों होती है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है। कंप्लीट कंबशन क्या है वो मैं अभी बताऊँगी आपको, कि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है। अब अगर हम कैंडल की बात करें, अभी आगे इन डिटेल करेंगे हम कैंडल में, तो कैंडल में 3 जोन होते हैं, 3 तरह के कलर्स आपको दिखेंगे। एक तो बाहर थोड़ा सा येलोइश कलर दिखेगा आपको, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सबसे आउटर में आपको ब्लू कलर दिखेगा, उसके बाद येलो कलर, एंड यहाँ पे आपको ब्लैक सा कलर दिखेगा, ठीक है। तो 3 तरह के कलर्स आपको विजिबल होंगे कैंडल में। तो ये 3 कलर्स क्या शो कर रहे हैं वो आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। बट अभी आप ये समझ लीजिए कि ब्लू कलर और उसके अलावा कोई और कलर है तो उसमें क्या डिफरेंस है। ब्लू कलर है, अगर जैसे गैस के बर्नर में ब्लू कलर शो हो रहा है, जल रही है ब्लू कलर की आग, तो इसे हम कहेंगे यहाँ क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है। कंप्लीट कंबशन क्या है, कंप्लीट कंबशन क्या है, यहाँ पे इसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन उसको चाहिए, प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ हो रही है। दैट्स वाई यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड कि यहाँ कंप्लीट कंबशन हो रहा है बिकॉज यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इसको मिल रहा है, ठीक है। बट इन केस ऑफ कैंडल अगर आप देखोगे, जो बाहर वाला सरफेस है उसको तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है। आसपास की सारी ऑक्सीजन यूज़ कर लेगा, उसे तो प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रही है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट
इनर साइड, अंदर की साइड आप देखोगे तो अंदर की साइड उतनी ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाएगी जितनी उसको बाहर मिल रही है। तो दैट्स वाई बाहर की साइड में कंप्लीट कंबशन हो रहा है। अंदर की साइड में जहाँ उसको ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, अंदर की साइड क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। ठीक है, अंदर की साइड इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। अब कंप्लीट कंबशन में क्या है, कंप्लीट कंबशन मीन्स उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है एंड इट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कलर इज ब्लू। एंड इफ यू टॉक अबाउट कैंडल, कैंडल के अंदर वाली जो साइड है वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, बट आउटर साइड में कंप्लीट कंबशन हो रहा है। कंप्लीट क्यों हो रहा है, बिकॉज उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है। बट अगर अंदर वाली पोर्शन की बात करें तो उसे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन में क्या डिफरेंस है, चलिए देख लेते हैं। Complete combustion is a type of combustion where substance reacts with oxygen in plentiful supply. ऑक्सीजन की काफ़ी अमाउंट ऑफ सप्लाई जो है उसको मिल रही है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज द प्राइमरी प्रोडक्ट अलोंग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। जब कंप्लीट कंबशन हो रही है तो कंप्लीट कंबशन में उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है, जिसकी वजह से वो क्या रिलीज कर रहा है, सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड उसके साथ साथ हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस करता है वो, हीट प्लस लाइट। इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं कि दिस इज नोन एज एफिशिएंट कंबशन बिकॉज इट एक्सट्रैक्ट्स द मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल। ठीक है, इसमें मैक्सिमम एनर्जी जो है रिलीज हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कंप्लीट कंबशन। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन अभी बताया क्या था, इनकम्प्लीट उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी ऑन द। ठीक है, चलिए इनकम्प्लीट कंबशन में क्या है, व्हेन देयर इज अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन केस प्रोडक्ट्स में इंक्लूड कार्बन मोनोऑक्साइड, सूट पार्टिकल्स एंड वाटर अलोंग विद लेस हीट। देखिए कंप्लीट कंबशन में क्या हो रहा था, जब उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा था तो इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट कंबशन। ठीक है, बट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन क्या हो रहा है, उसको लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनता है कि कंप्लीट कंबशन में कौन सी गैस रिलीज होती है और इनकम्प्लीट कंबशन में कौन सी गैस रिलीज हो रही है। तो इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है अलॉन्ग विद सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। इसमें जो हीट और लाइट है काफ़ी कम अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे एंड कुछ कार्बन पार्टिकल्स भी इसमें रिलीज होंगे। ठीक है, तो अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इसका एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जब विंटर सीजन में आपने देखा होगा, विंटर्स में आपने देखा है कुछ लोग जो हैं अंगीठी यूज़ करते हैं। ठीक है, गांव के लोग या शहरों के भी करते हैं, अंगीठी यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम कोयले को इस तरह रख देते हैं और कोयले को जला देंगे और इससे कंबशन होता रहेगा और इससे हीट प्रोड्यूस होती रहेगी। ठीक है, इस कोयले से हम हाथ सेकते हैं। ठीक है, विंटर्स में तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको अंदर रख लेते हैं रूम के अंदर और क्या करते हैं, सारे डोर विंडो सब बंद कर देते हैं और ये जो कंबशन है ये होता रहता है। तो इस यहाँ जो कंबशन हो रहा है ना इस अंगीठी में, ये इनकम्प्लीट कंबशन है। इसमें इनकम्प्लीट कंबशन है बिकॉज जब यहाँ बर्निंग हो रही है, एक तो इसे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता और उसके अलावा ये जो गैस रिलीज़ करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसको मैं इरेज करती हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा बना दो। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या करती है, हमारे ब्लड के साथ वाइंड अप हो जाती है। ठीक है, ये इस तरह से अंगीठी थी, यहाँ पे आग कंबशन हुआ, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड, और उस टाइम अगर हम खिड़की दरवाजे बंद कर दें, अगर तो खुला है तो कोई हार्म नहीं होगा क्योंकि बाहर से अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आती रह रही है, आती जाएगी और हमें भी वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बर्निंग में भी यूज़ हो रही है और हमें भी मिल रही है। बट अगर खिड़की दरवाजे सब बंद कर दोगे तो क्या होगा, इसमें से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ना, जितनी कमरे में ऑक्सीजन थी वो इसने यूज़ कर ली और उसने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ कर दी। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ कर दी तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या करेगी, हमारे ब्लड के साथ वाइंड अप हो जाएगी। ब्लड में जो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, जो कि क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन में मैंने पढ़ाया था, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड के साथ बाइंड होती है और फिर वो ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू सारी बॉडी पार्ट्स में चली जाती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है फिर सेल्स में और टिश्यूज़ में। ठीक है, तो
जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड हम इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन काफ़ी लेस अमाउंट में है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस काफ़ी मैक्सिमम अमाउंट में है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हम इनहेल कर रहे हैं, हमारे ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन के साथ वो बाइंड होएगी और ये प्रोडक्ट बना देगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होना चाहिए था, ब्लड के साथ ऑक्सीजन बाइंड होनी चाहिए थी, बट क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन सारे खिड़की दरवाजे बंद थे जिसकी वजह से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है एंटर नहीं हुई और उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो, हम उसी को इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करे जा रहे हैं, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी और इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो हमारे जिसकी वजह से क्या होगा, हमें सफोकेशन होगी और उस सफोकेशन की वजह से पर्सन्स की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, सफोकेशन की वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, अंगीठी जला के खिड़की दरवाजे बंद करके सो जाते हैं अंदर ताकि रूम गर्म रहे। ठीक है, बट सो जाते हैं वो और क्या होता है, सुबह पता चलता है कि वो उठे ही नहीं, सोए रह गए। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि कार्बन उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इनहेल कर ली जो ब्लड के साथ बाइंड होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रोडक्ट बना दिया उसने, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारी बॉडी में हमें सफोकेशन हुई और हम सांस नहीं ले पाएंगे, सफोकेशन होगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर सफोकेशन होगी और पर्सन की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये समझ आएगा आपको। तो कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन आपको ध्यान रखना है। कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है और इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा आपको। अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। अब फ्लेम का स्ट्रक्चर ये देखिए, कैंडल में आपको 3 कलर्स दिख रहे हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट कलर विच इज़ ब्लू इन कलर, जो अंदर का कलर है येलो इन कलर, और जो यहाँ पे वेपर्स के पास कलर होता है ना, यहाँ पे इस कलर पे मत जाइए, ये दोनों ही, एक थोड़ा सा लाइट येलो है, थोड़ा सा डार्क येलो है, ये दोनों सेम कलर है। यहाँ पे विक के पास अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ब्लैक कलर का एरिया आपको दिखता है, तो ये जो इनर मोस्ट जोन है यहाँ पे ब्लैक कलर होता है। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला जोन है उसे हम कह रहे हैं आउटर मोस्ट जोन। ठीक है, विच इज़ ब्लू इन कलर। जो मिडल वाला पोर्शन है उसे हम कह रहे हैं येलो इन कलर। ठीक है, मिडल वाला जो पोर्शन है येलो इन कलर, और जो थर्ड वन यहाँ इनर अंदर की साइड में विक के पास होता है, इसके इर्द गिर्द, यहाँ आप घर पे कैंडल जला के देखना तो आप अच्छे से ऑब्जर्व करना, यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो दिस इज इनर मोस्ट जोन एंड थर्ड टाइप ऑफ फ्लेम। अब जो आउटर मोस्ट जोन है, दिस इज कॉल्ड हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द जोन। वाई इट इज हॉटेस्ट पार्ट, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रही है, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रही है। और कंप्लीट कंबशन में हमने क्या देखा था कि कंप्लीट कंबशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको मिलती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्लस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट रिलीज होती है। सो दैट्स वाई दिस पोर्शन इज हॉटेस्ट पार्ट। कैंडल का बाहर वाला पोर्शन है सबसे गर्म पोर्शन होता है। उसके अलावा अगर अंदर वाला जो येलो पोर्शन है इसकी बात हम करें तो यहाँ पे क्या होता है, उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है जितनी बाहर वाले पार्ट को मिल रही है, बट उससे थोड़ी सी कम पार्शियल ऑक्सीजन उसको मिल रही है। दैट्स वाई यहाँ पे जो कंबशन होगा इस एरिया में पार्शियल कंबशन होगा। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल कंबशन हो रहा है बिकॉज यहाँ जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है उसको पार्शियल ऑक्सीजन मिल रही है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, पार्शियल है। दैट्स वाई पार्शियल कंबशन यहाँ हो रहा है। और इसका जो विक है, यहाँ का जो एरिया है, मॉडरेट हॉट होगा, ना ज़्यादा गर्म होगा ना ही ठंडा होगा, मतलब ठंडा तो नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, एक मॉडरेट हॉट होगा। उसके अलावा अगर ये जो थर्ड पार्ट है विच इज़ ब्लैक इन कलर, इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है। इनकम्प्लीट कंबशन क्यों हो रही है, बिकॉज यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ जो है इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है। एंड दिस इज लीस्ट हॉट, सबसे कम गर्म होता है ये वाला पोर्शन, बिकॉज यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है। और हमने क्या देखा था, जहाँ इनकम्प्लीट कंबशन होती है वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है प्लस सम अमाउंट ऑफ कार्बन पार्टिकल्स विद सम अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट रिलीज होती है। दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ लीस्ट हॉट पार्ट। तो ये क्वेश्चन बनता है, आया है, मैंने आगे लिया भी है क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन है एक कि कौन सी कि एक लड़की है उसे अपनी टेस्ट ट्यूब गर्म करनी है तो कौन से जोन पे करेगी ताकि जल्दी गर्म हो जाए, तो फर्स्ट जोन पे, सेकंड जोन पे या थर्ड जोन पे। तो उसका क्या आंसर होगा, हम फर्स्ट जोन पे गर्म करेंगे, ब्लूइश जोन में, ताकि वो जल्दी गर्म हो जाए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आगे आया हुआ है, मैंने लिया भी है। ठीक है, आई होप स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, 3 तरह के पार्ट हैं, 3 स्ट्रक्चर हैं, मतलब 3 फ्लेम्स हैं इसमें,
तीन कलर के। जो फर्स्ट है द आउटर मोस्ट जोन इज द हॉटेस्ट अमंग ऑल जोन्स एंड इज ब्लू इन कलर एंड दिस इज ड्यू टू कंप्लीट कंबशन। इट इज नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम। द मिडल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम जो है दैट इज मॉडरेट हॉट एंड येलो इन कलर एंड पार्शियल कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस। इट इज ब्राइट अ पार्ट ऑफ द फ्लेम। इफ यू टॉक अबाउट थर्ड पार्ट, ये जो थर्ड पार्ट है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। द इनरमोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज द लीस्ट हॉट एंड इज ब्लैक इन कलर। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। ठीक है, क्योंकि वो जो वैक्स के वेपर्स हैं पूरी तरह से बर्न नहीं हो रहे हैं। पूरी तरह से बर्न क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उसे प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, दैट्स वाई वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। नेक्स्ट हम करेंगे फ्यूल। ठीक है, अब फ्यूल क्या है? फ्यूल क्या है? जब भी हम कंबशन कर रहे हैं तो कंबशन के दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, उसी को हम कह रहे हैं फ्यूल। ठीक है, तो फ्यूल क्या है? एनी सब्सटेंस अपॉन कंबशन प्रोड्यूसेस अ यूजेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी नोन एज फ्यूल। जो कंबशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम कहेंगे दिस इज फ्यूल। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल जो हैं, फॉसिल फ्यूल्स हमने किए हैं अपने पेट्रोलियम वाले चैप्टर में। बायोगैस जो है दैट इज, ये क्या है? फ्यूल है। अच्छा, बायोगैस क्या होती है? बायोगैस को हम गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस को हम गोबर गैस भी कहते हैं। और बायोगैस क्या होती है ना, एक्चुअली बायोगैस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो सड़े गले पत्ते, घास फूस, कोई भी इनर कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो सड़ने गलने वाली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, उन चीज़ों को अगर हम इस तरह से इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इस तरह मान लीजिए आपने सॉइल में गड्ढा किया और यहाँ पे सारी बायोडिग्रेडेबल चीज़ें जो आपने डाल दी, ऊपर से आपने सॉइल को बंद कर दिया, तो क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया इज प्रेजेंट है। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? इसको कन्वर्ट कर देंगे। एनारोबिक बैक्टीरिया इसको इस पे फीड करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे एक गैस में। ठीक है, गैस जिसको हम कहते हैं कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस, CH4 मीथेन गैस रिलीज। 50 to 60% मीथेन रिलीज होगी प्लस सम अमाउंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा। तो इसमें जो गैसेस रिलीज हो रही हैं, यहाँ जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है, जब उसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम बरी करेंगे तो एनारोबिक बैक्टीरिया उस पर फीड करेगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पे मीथेन गैस रिलीज होगी एंड सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो। तो इसी को हम कहते हैं बायोगैस। ठीक है, बायो मीन्स जो कि जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो बायो क्यों नाम इसका रखा है? बिकॉज यहाँ पे जो एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं उनमें लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, वो इस पे फीड कर रहे हैं और उन्हीं एनारोबिक बैक्टीरियाज की वजह से ये जो मटेरियल है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायोगैस। ठीक है, सो फ्यूल्स कैन बी, जो फ्यूल है, जो फ्यूल मतलब जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। मतलब कौन सी सॉलिड चीज़ हम यूज, सॉलिड से वो एनर्जी रिलीज हो रही है, लिक्विड से एनर्जी रिलीज हो रही है, गैस से एनर्जी रिलीज, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, तो जो सॉलिड फ्यूल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कोल हो गया, वुड होगी, ये क्या है? सॉलिड फ्यूल्स हैं। एग्जाम्पल्स आर वुड एंड कोल। दीज आर यूज टू कुक फूड इन होम्स। कोल इज ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज। सेकेंड जो लिक्विड फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल कौन सा हो गया? केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये क्या है? लिक्विड फ्यूल्स हैं। ये भी क्या कर रहे हैं? हीट और लाइट ही हमें दे रहे हैं। ठीक है, केरोसिन इज यूज इन स्टोव्स एंड लैम्प्स टू कुक फूड एंड पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स। जो स्टोव है, पहले के टाइम में जब गैस नहीं होती थी, काफ़ी लोग स्टोव यूज़ करते थे और स्टोव जो है उस केरोसिन तेल से चलते थे। ठीक है, केरोसिन का ऑयल हम स्टोव में डालते थे जिसकी वजह से वो हीट और लाइट प्रोड्यूस होता था, उसमें हम खाना बनाते थे। और लैम्प्स भी होते थे, पहले के टाइम इतनी लाइट नहीं होती तो लैंप में केरोसिन तेल डाल के, उसमें एक इस तरह से तेल डाल के इसमें एक जो विक डाल देते थे जिसमें आग लगाते थे और ये जलती रहती थी जब तक केरोसिन तेल उसमें रहता था। तो ये सारे लिक्विड फ्यूल्स हैं। गैशियस फ्यूल कौन से हैं? एग्जाम्पल्स आर नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम गैस। दीज आर यूज इन इंडस्ट्री। CNG इज यूज टू रन ऑटोमोबाइल। जो गैसेस फॉर्म में है उसे हम कहेंगे गैशियस फ्यूल। जो सॉलिड फॉर्म में फ्यूल है उसे हम कहेंगे सॉलिड फ्यूल। जो लिक्विड फॉर्म में है उसे हम कहेंगे लिक्विड फ्यूल। ठीक है, तो फ्यूल क्या है और फ्यूल है क्या? एक्चुअली फ्यूल क्या है? जब कंबशन हो रहा है तो उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को हम कह रहे हैं फ्यूल। ठीक है, अब ये फ्यूल सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है एंड गैशियस फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब
गैशियस फॉर्म से भी रिलीज हो सकता है, ठीक है। सॉलिड फ्यूल से भी हम एनर्जी रिलीज कर सकते हैं, करते हैं बल्कि। लिक्विड फ्यूल से भी एनर्जी रिलीज हो रही है एंड गैशियस फ्यूल से भी एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। अब आइडियल फ्यूल क्या है? फ्यूल तो वही है कि एनर्जी रिलीज जो हो रही है उसी को हम कह रहे हैं फ्यूल। अब आइडियल का मतलब अच्छा फ्यूल। अच्छा फ्यूल हम किसे कहेंगे? जो क्या हो, सस्ता हो, चीप हो, ईजिली अवेलेबल हो, रेडली कंबस्टिबल हो। कंबस्टिबल भी तो होना चाहिए ना, ऐसा ना हो कि नॉन कंबस्टिबल आग ही ना लगे उसमें। इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। इट डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज और रेसिड्यूज दैट पोल्यूट द एनवायरमेंट। ज़्यादा हार्मफुल गैसेज रिलीज ना करे, जैसे पहले के जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह थे, कोल, पेट्रोलियम वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, तो काफ़ी अमाउंट ऑफ गैसेज रिलीज, हार्मफुल गैसेज रिलीज होती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस पे अफेक्ट आ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हो रही है। अब वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज क्या है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नेचुरल गैस कौन कौन से, किसको हम कहेंगे कि ये आइडियल फ्यूल है? तो जो CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे हम कहते हैं, एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, ये क्या है? ये दोनों क्या है? आइडियल फ्यूल के एग्जाम्पल है। एंड बायोगैस ऑल्सो आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल दैट क्लोजली रिजेंबल्स द आइडियल फ्यूल, ठीक है। बायोगैस क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जो क्या करता है, एनारोबिक बैक्टीरिया पे फीड करता है, और ये क्या करता है फिर सम अमाउंट ऑफ मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिसे हम कहते हैं बायोगैस, ठीक है। एंड CNG और LPG आपको पता है, CNG जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जब हमने पेट्रोलियम वाला चैप्टर किया था वो हमने इन डिटेल पढ़ा है CNG, ठीक है। तो CNG में जो CNG है, इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। CNG क्या है? एक्चुअली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मीथेन। एंड जो LPG है, LP इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये भी आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो CNG है उसमें क्या है, एक्चुअली मीथेन प्रेजेंट है, 1 कार्बन पार्टिकल एंड 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है मीथेन में। एंड इफ यू टॉक अबाउट प्रोपेन एंड ब्यूटेन, प्रोपेन में क्या है, कार्बन के 3 एटम हैं और हाइड्रोजन के 8 एटम हैं, और ब्यूटेन में कार्बन के 4 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 10 एटम्स हैं, ठीक है। न समझ आ गया? प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8, ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10, मीथेन का फॉर्मूला है CH4, ठीक है। चलिए, तो आइडियल गैस हम किसे कह रहे हैं, आइडियल फ्यूल हम किसे कह रहे हैं? CNG को एंड LPG को हम कह रहे हैं कि दीज आर आइडियल फ्यूल बिकॉज दे आर चीप, इजली अवेलेबल एंड हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अच्छा, हाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? हाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? एक्चुअली हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो। अच्छा, फ्यूल में हमने पढ़ा कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग कंबशन, दैट इज कॉल्ड कि दिस इज फ्यूल, ठीक है। और उसके अलावा हमने पढ़ा कि जो अच्छा फ्यूल है, आइडियल फ्यूल है, वो भी हमने देख लिया। उसके अलावा कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस, कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो रही है। फ्यूल तो क्या है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, कितनी कर रहा है, अब वो हम देखेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू में। जिसकी जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी, मतलब वो उतनी ही ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उतना ही एफिशिएंट होगा, ठीक है। तो फ्यूल क्या है? फ्यूल क्या था? फ्यूल में हमने देखा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, बट कैलोरीफिक वैल्यू में हमने देखा कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जो मतलब कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू का जो यूनिट्स हैं दैट इज किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, इसको इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रही है on the burning on complete combustion of 1 kilogram of fuel is called its calorific value। जो जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज करेगा वो उतना ही एफिशिएंट फ्यूल होगा, ठीक है। आगे एक चार्ट दिया है, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कैलोरीफिक वैल्यू है क्या, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। फ्यूल क्या था? एनर्जी रिलीज हो रही है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। Next is efficiency is the proportion of energy released by a fuel combustion process which is converted to useful work। Calorific value जो है that is directly proportional to its efficiency, मतलब जो जितना ज़्यादा efficient होगा उसकी उतनी ज़्यादा calorific value होगी। If the value is high, its efficiency will be high। मान लीजिए हमारे पास कोल है, कोल की जो calorific value होती है ना वो कम होती है as compared to LPG, ठीक है।
तो हम क्या कहेंगे, जो कोल है उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कम है एज कम्पेयर टू एलपीजी। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम क्यों है? क्योंकि जो इसकी एफिशिएंसी है वो भी कम है। उसकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मतलब जो हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा वो कम करेगा एज कम्पेयर टू एलपीजी। सो दैट्स वाई इसकी एफिशिएंसी भी कम है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी कम है। सो दैट्स वाई वी कैन से कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एफिशिएंसी। इफ द वैल्यू इज हाई, एफिशिएंसी विल बी हाई, इफ वैल्यू इज लो, इट्स एफिशिएंसी वुड बी लो। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा आपको कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये एक टेबल है, ये टेबल आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। थोड़ा सा एस्टिमेट आपको पता होना चाहिए कि काऊ डंग जो है, गोबर के उपले बनाते थे ना, अभी भी बनाते हैं कुछ लोग, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कितनी है? 8000। अब कैलोरीफिक वैल्यू मैंने भी बताया क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, कितने अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर रहा है व्हेन कंबशन हो रही है। ठीक है, तो काऊ डंग की जो कैलोरीफिक वैल्यू है दैट इज 8000, वुड की 22000 है, कोल की 33000 है, बायोगैस की 40000 है, डीजल की 45000, कैरोसिन की 45000, पेट्रोल की भी 45000, मीथेन की कितनी है 50000, एलपीजी की कितनी है 55000। तो जिसकी जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, मतलब जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा उतना ही ज़्यादा वो एफिशिएंट फ्यूल माना जाएगा। ठीक है, एंड उसके अलावा हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा है 1,50,000। सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो किसकी है? हाइड्रोजन की है। ठीक है, सो आई होप ये समझ आ गया आपको, कैलोरीफिक वैल्यू समझ आ गया। फ्लेम किया हमने, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम किया, फ्यूल किया, देन आइडल फ्यूल, देन कैलोरीफिक वैल्यू, ये तीनों टर्म्स आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट हम करेंगे हार्मफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल। जब फ्यूल को हम बर्न करते हैं तो कौन कौन से हार्मफुल प्रोडक्ट उसमें से रिलीज़ हो रहे हैं, और वो जो हार्मफुल प्रोडक्ट रिलीज़ हो रहे हैं उससे हमारी हमारे हेल्थ पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, सो हार्मफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल कौन कौन से रिलीज़ हो रहे हैं? द बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक वुड, कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिलीजेस अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स इन द एयर विच कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके अलावा जो इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है उसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है जो कि वेरी पॉइजनस है। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, फ्यूल को जब हम बर्न कर रहे हैं तो सम अमाउंट ऑफ अनबर्नड कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो ही रही है, उसके अलावा जो अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं एयर में, जिसकी वजह से क्या है, हमें रेस्पिरेटरी डिजीज होते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है जो कि हमारे ब्लड के साथ वाइंड अप होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, और जो जिसकी वजह से क्या होता है, हमें सफोकेशन फील होता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल गैस। उसके अलावा द बर्निंग ऑफ फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर इन द एनवायरनमेंट विच कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है ना, उसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो रिलीज़ कर रही है ना। तो जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी ज़्यादा अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज, इस तरह की हार्मफुल गैसेज रिलीज़ होंगे एटमॉस्फेयर में, उतना ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर है, हमारी जो ओजोन लेयर है जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, वो क्या होगी, मेल्ट हो रही है, ओजोन लेयर ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से सफिशेंट अमाउंट ऑफ हीट जो है अर्थ के अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, एंड जिसकी वजह से काफ़ी हमें स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं और भी काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, तो वन बाई वन ये हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये ओजोन लेयर क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज क्या हैं, तो वन बाई वन हम ये चीज़ें देख लेते हैं अब। ठीक है, so if we talk about global warming क्या है, the rise in the average temperature of the earth atmosphere due to release of carbon dioxide and combustion of fuel is termed global warming। global warming क्या है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर का, उसी को हम कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, द राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू कंबशन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज, जिसको हम कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जनरली क्या है, राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज गैसेज। ठीक है, सो मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स और चेंज इन रेनफॉल पैटर्न आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या हमें अफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। पोलर आइस कैप्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा, गर्मी की बरसात की जगह गर्मी में ही बारिश होना शुरू हो जाएगी, या ठंड जो है पहले दिसंबर जनवरी में होती थी तो अब क्या है, वो ठंड उतनी होगी ही नहीं, या होगी तो एक्सट्रीम होगी। तो मतलब इस तरह के कुछ कुछ चेंजेस आपको देखने में मिलेंगे एनवायरनमेंट में बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग। ओके, अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, राइजिंग टेम्परेचर हो रहा है, ये राइजिंग टेम्परेचर क्यों हो रहा है,
बिकॉज जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, वो मेल्ट हो रही है, एक तरह से आप समझ सकते हो, या ख़त्म हो रही है। ठीक है, कैसे देखो मतलब क्या ही कह रही हूँ मैं, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ सरफेस। अच्छा, हमारी जो अर्थ है ना, इसकी लेयर्स आपको याद होनी चाहिए। जो एटमॉस्फेयर है 1 2 3 4 5 लेयर्स है ना एटमॉस्फेयर की, 1 2 3, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार DSSP में क्वेश्चन आया था कि इसकी जो लेयर्स हैं कौन कौन सी लेयर, इसको सीक्वेंस में लगाना था आपको। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। तो टसम टस से याद रख सकते हो, ट स म ट स, इससे याद रख सकते हो। बाकी किसी और तरीके से भी ऐसे भी याद रख सकते हो, जरूरी नहीं टसम टस से ही आप याद रखो। तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर, ये 5 लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर की। तो जो ओजोन लेयर है दैट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी अर्थ है। जो हमारी अर्थ की ओजोन लेयर है वो कहाँ प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जब ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे हो रही है, ख़त्म कैसे हो रही है, इस तरह से सनरेज आई, ठीक है, यूवी रेज आ रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी। तो अगर ये ओजोन लेयर प्रेजेंट है तो ओजोन लेयर क्या करती है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को, यूवी रेज को एब्जॉर्व कर लेती है अपने अंदर, और कुछ रेज जो उनको जो है ये रिफ्रैक्ट कर देती है, बाहर निकाल देती है। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ यूवी रेज को वो एब्जॉर्व कर लेगी, कुछ जो यूवी रेज हैं उनको वो क्या करेंगी, यहाँ पे आके रिफ्रैक्ट होके बाहर वापस चली जाएंगी। ठीक है, बट अगर ये ओजोन लेयर ख़त्म होगी, डिप्लीट होगी, तो क्या होगा? और ये डिप्लीट क्यों हो रही है, इसका जो एक मेन रीज़न है दैट इज CFC, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हमारे रेफ्रिजरेटर से रिलीज़ हो रहा है, हमारे AC वगैरह जो चल रहे हैं उनसे जो गैस रिलीज़ हो रही है दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दैट्स वाई वी कैन से कि ये जो गैस है काफ़ी हार्मफुल है। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए कौन सी जो मेन गैस है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल? सो दिस इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होगा अब? ओजोन लेयर नहीं है, मान लीजिए ओजोन लेयर थी तब, तो क्या हो रहा था, ये यूवी रेज आई और यूवी रेज को एब्जॉर्व कर लिया ओजोन लेयर ने, कुछ यूवी रेज को बाहर फेंक दिया अर्थ से। ठीक है, उसके अलावा अब अगर मान लीजिए यहाँ से ये ख़त्म हो रही है, तो क्यों ख़त्म हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों हो रही है? बिकॉज जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज हो रहा है वो क्या कर रहा है, इस तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, अब यहाँ ये जो ओजोन लेयर है O3, ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। तो ये O3 क्लोरीन क्या करेगी, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, यहाँ से अपने क्लोरीन को निकाल के यहाँ से ऑक्सीजन को हटाएगा और खुद यहाँ पे आके चिपक जाएगा। इस ऑक्सीजन को हटा दिया इसने, ठीक है, इस ऑक्सीजन को हटा दिया और खुद यहाँ पे आके इस ऑक्सीजन के साथ लग गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई और ये क्या हो गया, क्लोरीन मॉलिक्यूल इसके साथ चिपक गया। तो कैसे ये ब्रेक डाउन हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो क्या कर रहा है, O3 के एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को तोड़ के खुद उसके साथ लग जाता है और उसको ब्रेक डाउन कर देता है ओजोन लेयर को। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती, जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीट हो रही है। और फिर क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जो है अंदर आ जाएगी सरफेस पे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो आई होप ग्लोबल वार्मिंग आपको समझ आ गया होगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जो एक्सेस राइज इन टेम्परेचर हो रहा है जो अर्थ सरफेस पे, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और ये राइज इन टेम्परेचर क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, वो ख़त्म हो रही है। और ख़त्म क्यों हो रही है? बिकॉज ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन के एक मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर रहा है, उसको ब्रेक कर दे रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। तो इतना समझ आ गया आपको, ग्लोबल वार्मिंग समझ आ गया, ओजोन लेयर समझ आ गया, ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे हो रही है ये समझ आ गया। अब आपको ये समझना है कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। ग्रीन हाउस है क्या एक्चुअली? ग्रीन हाउस गैसेस, देखो ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन, ये सारी जो है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी जो है ग्रीन हाउस गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें क्या है, सोलर रेडिएशन जब प्रॉपर, मतलब जब जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें क्या हो रहा था, इस तरह से सन से कार्बन डाइऑक्साइड यूवी रेज आ रही थी अंदर। ठीक है, यूवी रेज आई, जितनी हीट उसको चाहिए अर्थ को, उसने एब्जॉर्व कर ली हीट। ठीक है, जितने अमाउंट में उसको हीट चाहिए उतने एब्जॉर्व कर ली, क्योंकि हीट भी तो ज़रूरी है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता बिना हीट के कि सोलर रेडिएशंस आए ही ना, यूवी रेज आए ही ना, तब भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो सोलर रेडिएशंस आई, दिस इज नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। बट जो अब प्रॉब्लम हो रही है ह्यूमन एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब क्या हो रहा है, जो कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो जरूरी है, ठीक है, बट अब क्या हो रहा है, एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम जो अर्थ पे
कुछ कुछ मतलब जैसे फ्यूल्स की वजह से, पोल्यूशन की वजह से जो गैसेस रिलीज हो रही हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ गैसेस रिलीज हो रही हैं, तो ये सारी गैसेस क्या कर रही हैं, इन गैसेस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये जो गैसेस हैं यहाँ पे, ये ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैसेस रिलीज होंगी, ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैसेस अगर रिलीज होंगी तो ठीक है, तो ज़्यादा गैसेस रिलीज होंगी जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी। ग्लोबल कहाँ पहुँच गई मैं, ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा रिलीज होंगी जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी। ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा होगा, ठीक है, हीट ज़्यादा हो जाएगी और ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी, तो क्या होगा, सारी हीट अंदर आएगी, ठीक है। तो दीज ऑल सिचुएशंस आर वेरी सीवियर कंडीशंस, सीवियर सिचुएशंस हैं ये सारी, ठीक है, जो कि एक प्रॉपर मेंटेनेंस, मतलब एक प्रॉपर मेंटेन्ड रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या एक्चुअली, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस वेयर सर्टन गैसेज इन द एटमोसफियर ट्रैप हीट फ्रॉम द सन। कुछ गैसेज जो है सन से हीट को ट्रैप कर लेती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये क्या हीट को ट्रैप करती हैं, ठीक है, वो प्लैनेट को वार्म करती हैं फॉर सुटेबल टेम्परेचर, फॉर टेम्परेचर सुटेबल हो जाता है फॉर लाइफ पर्पस, ठीक है। बट दीज गैसेज नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज। कौन कौन सी गैसेज ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाउस, कुछ गैसेज दी होंगी और आपको पूछा होगा ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इसमें से। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। विदाउट द ग्रीन हाउस गैस अर्थ वुड बी टू कोल्ड टू सपोर्ट लाइफ। अब ग्रीन हाउस गैसेज अगर नहीं होंगी तब भी जो लाइफ है वो नहीं चल पाएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी प्लैनेट अर्थ पे। तो सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का होना जरूरी है ताकि टेम्परेचर जो है मेंटेन रहे। हाउएवर ह्यूमन एक्टिविटीज हैव इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ दीज गैसेज लीडिंग टू ए स्ट्रॉन्गर ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। बट ह्यूमन एक्टिविटीज ने क्या किया, इन गैसेज को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम जो है वो हमें फेस करनी पड़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा उतनी ही ज़्यादा जो है उतना ही ज़्यादा क्या है कि ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ओजोन लेयर डिप्लीट होगी। और जितनी ज़्यादा ओजोन लेयर डिप्लीट होगी, एक तो फ्लोरोकार्बन है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, और एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट अंदर आता जाएगा, तो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा मेंटेन करना होगा। उसके अलावा हम अब पढ़ेंगे एसिड रेन। हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट कर लिया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एंड उसके अलावा थर्ड क्या किया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया हमारा, ठीक है। अब एसिड रेन क्या है, एसिड रेन क्या है ना, जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है बारिश के साथ जब मिक्स हो जाते हैं और इट फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, तो इसे हम कहेंगे एसिड रेन। ये देखो ऐसे समझो, एसिड रेन्स आर कोज्ड बाय एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड N2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड H2SO2। एक मिनट, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 तो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, सल्फर और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। यस, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो हैं वो क्या करेंगे, जब व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, जब ये वाटर के साथ मिक्स होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, H2SO4 बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज होगा एंड नाइट्रिक एसिड रिलीज होगा। तो जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये क्या है, एसिड रेन। तो रेन ही है, रेन के साथ जब ये एसिड्स मिक्सअप हो जाएंगे उसी को हम कह रहे हैं एसिड रेन, ठीक है। इट इज कोज्ड बाय एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर इट प्रोड्यूस एसिड। इट हैज़ वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्लांट्स, लैंड एंड एक्वेटिक एनिमल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट होता है एसिड रेन का, ठीक है। तो एसिड रेन में जब वाटर जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड वाटर के साथ इस तरह इंडस्ट्री से इस तरह से NO2 और SO2 रिलीज होगा, ठीक है, जो H2 वाटर के साथ मिक्सअप होगा एंड इट कन्वर्ट्स इनटू सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, और जब ये रेन में मिक्स हो गया तो इसी को हम कह रहे हैं दिस इज एसिड रेन, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा आपको। उसके अलावा CNG कोल एंड पेट्रोलियम में काफ़ी अच्छे से मैंने डिटेल में एडवांटेजेस के साथ डिस्कस किया है, फिर भी हाँ बता देती हूँ। CNG क्या है, एक क्लीन फ्यूल है एंड इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग एंड क्लीनर फ्यूल, क्योंकि पोल्यूशन कम प्रोड्यूस करता है
ये जो है क्लीन फ्यूल है, ठीक है। तो दैट्स वाई नाउ ए डेज क्या हो रहा है, जो ये है डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं उनकी जगह हम CNG फिटेड किट जो है प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो सेफ रहे, ठीक है। उसके अलावा ये टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट, कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स एंड ये सारे क्वेश्चन आंसर PYQs से ही मैंने उठाए हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है आपको वो बतानी है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कैरोसिन इज मोर देन दैट ऑफ कोल। तो येस दिस इज ट्रू, क्योंकि हमें पता है कैरोसिन ज़्यादा हीट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है एज कम्पेयर टू कोल। सो वी कैन से कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कैरोसिन इज मोर। और मैंने आपको ये चार्ट कराया ना, इसके लिए आपको ये चार्ट पता होना चाहिए। देखो ये वाला, ठीक है। ये फ्यूल्स हैं और इनकी कैलोरीफिक वैल्यू है। अगर आपको ये याद नहीं भी है तभी इतना तो आपको आइडिया है ही, कौन सा वुड ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेगा या फिर पेट्रोल से ज़्यादा हीट मिलेगी या LPG से ज़्यादा हीट मिलेगी। तो इतनी तो आप कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये चार्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने खुद से नहीं लिया, ये PYQ से ही लिया हुआ है, ठीक है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कैरोसिन इज मोर देन दैट ऑफ कोल। ये दिस इज ट्रू। हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। The calorific value of coal is more than that of wood. This is also true. कोल की ज़्यादा है as compared to wood. Calorific value of biogas is more than that of LPG. कि बायोगैस की जो calorific value है वो ज़्यादा है LPG से। जी नहीं, जो बायोगैस है ना उसकी जो calorific value है that is 40,000 एंड जो LPG है उसकी जो calorific value है that is 55,000, ठीक है। तो बायोगैस की ज़्यादा नहीं है, LPG की calorific value ज़्यादा है। और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही बताना है और यही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ CNG इज मोर देन दैट ऑफ डीजल। दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, क्योंकि हमें बताना था इनकरेक्ट और यही इनकरेक्ट है। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रॉकेट फ्यूल। रॉकेट फ्यूल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? इट इज़ लाइट इन वेट। रॉकेट का फ्यूल जो है कैसा होना चाहिए? लाइट इन वेट होना चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, बर्न स्लोली इन एब्सेंस ऑफ एयर। या तो जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज लाइट इन वेट होना चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, बट बर्न स्लोली इन एब्सेंस ऑफ एयर। दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉकेट फ्यूल। सो ऑप्शन नंबर A और B, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर C जो है दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। उसके अलावा थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज, ये कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है, स्टेट दिया है, इग्निशन टेम्परेचर दिया हुआ है। तो हमें बताना है विच इज़ बेस्ट सूटेड एज डोमेस्टिक फ्यूल। डोमेस्टिक फ्यूल के लिए कौन सा सही रहेगा, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो, मॉडरेट हो या लो हो। तो इतना हमें पता है कैलोरीफिक वैल्यू जो है ना घर के लिए, डोमेस्टिक फ्यूल के लिए जो कैलोरीफिक वैल्यू है मॉडरेट होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हाई ना ही बहुत ज़्यादा कम। ऐसे नहीं एकदम से जलाती फट जाए और इतनी कम भी नहीं कि उसको जलते जलते सदियाँ लग जाएँ, ठीक है। उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू मतलब इतनी कम हीट भी ना दे और इतनी ज़्यादा हीट भी ना दे, ठीक है, मतलब मॉडरेट होनी चाहिए। और कौन सा स्टेट होना चाहिए? गैस, ठीक है, या लिक्विड या सॉलिड। और इग्निशन टेम्परेचर कितना होना चाहिए? हाई या मॉडरेट या लो। तो क्या होता है, जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो मॉडरेट होनी चाहिए। स्टेट गैशियस फॉर्म में हो बेटर है, जैसे LPG जो है, ठीक है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट है। स्टेट कौन सी है? गैशियस स्टेट में है और इग्निशन टेम्परेचर भी उसका मॉडरेट है, ठीक है। तो जो घर के लिए ऐसा नहीं कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर एकदम से हाई होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, मॉडरेट होना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन भी हो सकता था बट इसमें इग्निशन टेम्परेचर हाई है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट होनी चाहिए, स्टेट गैशियस होनी चाहिए, बट इग्निशन टेम्परेचर भी मॉडरेट होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ये क्वेश्चन अभी हमने किया है, कौन सा पोल्यूटेंट जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। चलो बताओ जल्दी जल्दी, आप बताओ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC भी कहते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? CFC की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने एज इट इसी पेपर से उठाया, टाइप नहीं किया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच गिव फ्लेम ऑन बर्निंग। यहाँ कुछ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं A B C D, उनकी स्टेट्स दी हुई हैं और वेपर्स, कौन वेपर प्रोड्यूस कर रहा है, कौन वेपर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा सब्सटेंस जो है A B C D में से कौन सा जो सब्सटेंस है जो फ्लेम देगा ऑन बर्निंग, जिससे फ्लेम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो एक चीज़ हमें पता होना चाहिए,
जब भी फ्लेम प्रोड्यूस होती है ना, तो फ्लेम में वेपर्स जरूर प्रोड्यूस होते हैं। फ्लेम जब प्रोड्यूस होगी तो उसमें वेपर्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो वेपर्स ऑन बर्निंग, नो, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। वेपर्स तो प्रोड्यूस होंगे ही, दैट्स वाई तो फ्लेम आ रही है ना। उसमें देखो जैसे कंप्लीट कंबशन है तो उसमें क्या क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, कार्बन पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर भी रिलीज हो रहा है। तो जो जहाँ पे कंबशन हो रही है, चाहे वो कंप्लीट कंबशन है या इनकम्प्लीट कंबशन, जहाँ पे कंबशन की प्रोसेस हो रही है, जहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ पे वेपर्स भी प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो ऑप्शन है बी और सी दोनों ही राइट हैं, क्योंकि वेपर जहाँ पे फ्लेम है वहाँ वेपर्स तो होंगे ही होंगे, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो स्टेट, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, बी एंड सी। दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन उसी को समझ आएंगे जिसको टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। और एक बारी में अगर आपको टॉपिक समझ नहीं आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से देखें। ठीक है, एक बार देखो, 2 बार देखो, जब आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आना शुरू हो जाएगा, तो आप जो है इंजॉय करोगे क्लास को। बट अब थोड़ा सा आपको भी एफर्ट लगाना है, थोड़ा सा ट्राई कीजिए समझने का। मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ समझाने में, या इतने डिफ़िकल्ट वे में आपको समझा रही हूँ। नोट्स भी आपको सिंपल ही प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए चीज़ें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लैबोरेटरी इन विच जोन ऑफ फ्लेम शुड अनीता होल्ड द टेस्ट ट्यूब टू बॉयल वाटर क्विकली। ये मैंने बताया था ना, जो क्वेश्चन आया हुआ ये वही सेम क्वेश्चन है। तो कौन से जोन पे अनीता जो है होल्ड करेगी, आउटर मोस्ट जोन पे या मिडल जोन पे या फिर यहाँ जो ब्लैक कलर का होता है उस पे। तो आउटर मोस्ट जोन जो है दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। सो कहाँ हॉटेस्ट पार्ट, तो यहाँ ऑप्शन है ब्लैक जोन, येलो जोन, ब्लू जोन, इधर ब्लू और येलो। तो ब्लू और येलो दोनों में ही हीट जो है उसको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि 2 ऑप्शन अगर ये नहीं दिया होता, इधर ब्लू और येलो, इसमें भी गर्म हो जाएगा और इसमें भी गर्म हो जाएगा। अगर ये नहीं दिया होता कि इधर ब्लू और येलो, तो कौन सा होता, फिर हम जाते येलो वाले के साथ, येलो जोन के साथ। ठीक है, बट इसमें मुझे लग रहा है कि जो ऑप्शन होना चाहिए दैट इज़ येलो जोन। फिर भी मैं एक बार इसका जो आंसर की है उससे मैच कर लूँगी, येलो जोन ही लेके चलेंगे अभी हम, क्योंकि इसने पूछा है कि जल्दी गर्म हो जाए, तो जल्दी तो येलो जोन पे ही गर्म होगा। तो दिस इज़ अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। एंड येलो जोन को हम नॉन ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। येलो जोन को नॉन ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं, और यहाँ कंप्लीट कंबशन होती है। और उसके अलावा जो कलर है येलो नहीं, सॉरी, ब्लू कलर क्या कह रही हूँ मैं भी, नॉट येलो, ब्लू जोन जो है नॉन ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं इसे, जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होती है। जो बाहर वाला तीन पार्ट बताया ना फ्लेम के, जो बाहर वाला है ये ब्लू कलर का है, अंदर वाला येलो कलर का है, एंड दिस वन इज़ ब्लैक इन कलर। मैं भी ना पागल हो जाती हूँ कई बारी। ठीक है, फर्स्ट ब्लू पोर्शन, सेकंड येलो एंड थर्ड इज़ ब्लैक इन कलर। तो जो सबसे जो ये गर्ल है अनीता ये कहाँ पे टेस्ट ट्यूब को होल्ड करेगी ताकि वाटर गर्म हो जाए जल्दी, ये करेगी बाहर वाले जोन पे, ब्लू जोन पे, ताकि पानी जल्दी गर्म हो जाए। ठीक है, बॉयल हो जाए। तो राइट ऑप्शन होगा नीला क्षेत्र, न कि दूसरा। ठीक है, फिर भी एक बार देख लूँगी कि 4th ऑप्शन तो नहीं है, अगर होगा तो मैं आपको कमेंट करके बता दूँगी इसी वीडियो के नीचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। विच फ्यूल हैज़ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। कौन से फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई होगी, कोल की, पेट्रोल की, डीजल की या हाइड्रोजन की। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की मैंने आपको बताया था कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है, 1,50,000 सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है हाइड्रोजन की। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। और आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। कहीं पे कोई भी इशू हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस चीज़ को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी अपनी अपकमिंग वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इससे पीछे वाला चैप्टर हमने किया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, और ये वाला चैप्टर हमारा हो गया कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन एंड फ्लेम हमने 2 पार्ट्स में किया है, कंबशन एंड फ्लेम 2 पार्ट्स में किया है। पिछला वाला पार्ट 1 था और ये वाला पार्ट 2 था आज का। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 2 पार्ट्स में मिलेगा आपको। तो इसमें PYQs भी हो गए। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। उससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। तो अभी पहले मैं वो टॉपिक ले रही हूँ जिससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके बाद वैसे तो हर टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं, जितना भी मैं सिलेबस कराऊंगी साइंस का हम, तो हर एक
टॉपिक से कुछ चीज़ें पूछी ही जाती हैं, बट ये हम पहले वो वाले टॉपिक ले रहे हैं जिनमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो फिजिकल और केमिकल चेंज हम करेंगे, उसके बाद देखते हैं मेटल्स या नॉन मेटल्स कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। और ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आरबी कौशल एकेडमी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।